चलिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सर। चलिए, तो हम ये देख रहे हैं कि इम्फैटिक निगेटिव, ठीक है। तो ये इम्फैटिक निगेटिव क्या होता है कि आप कैसे, जो कोई चीज आप नकारात्मक तरीके से कहना चाहते हैं तो जोरदार तरीके से कैसे कहें, उस चीज को नकारे कैसे। तो ये मैं आपके सामने जो दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक तो ये सिंपल तरीका है, आई डिड नॉट टेक योर मोबाइल। ये दो तरीके से आप बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैपिटल में मैंने लिखा, इसको जब आप बोलोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे। तो आप बोलोगे आई डिड नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट टेक योर मोबाइल, तो आपने यहाँ नॉट पे फोर्स लगाया और इससे पता चल गया कि यस यू आर एम्फसाइजिंग समथिंग। फिर आपने बोला आई डिडंट टेक योर मोबाइल, तो यहाँ भी आपने फोर्स दिया। तो ये एक तो तरीका ये हुआ कि आप जो नॉट वाला वर्ड है उसको फोर्स दें, या फिर आप उसको यदि कंट्रैक्शन में बोलना चाहें तो फोर्स कर लें। लेकिन अगर क्या इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही एम्फैटिक तरीके से किसी सेंटेंस को निगेटिव में बोल सकते हैं? एनीवन, अगर आपके पास हो तो काइंडली लेट मी नो। ठीक है, उन वर्ड को एम्फैटिक निगेटिव बोलते हैं। उनकी सहायता से जब आप उनको यूज करते हैं तो वो इसी बात के लिए यूज ही करते हैं कि वो आप इम्फेसिस करते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि नहीं नहीं ये चीज तो मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को पसंद नहीं है। हम्म। तो अगर आपको, चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सहायता से हम इम्फेसाइज करते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? आपने सुना होगा एट ऑल, सुना है? एट ऑल, ये वर्ड। इसी प्रकार से एक और वर्ड है बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स। इसी प्रकार से तीसरा वर्ड है, वो है फार फ्रॉम। ये सब फ्रेजेज हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं और देखिए मैं कैसे इसको बोल रहा हूं। वी वी डोंट लाइक आवर न्यू बॉस। क्या करें जी इसके बाद? एट ऑल, ठीक है। वी डोंट लाइक आवर न्यू बॉस एट ऑल। तो यहाँ पे जो एट ऑल वर्ड है, ये इम्फैटिक निगेटिव वर्ड की तरह यूज हुआ है। ठीक है, आप इतना भी बोलते तो काम चल जाता, आई डोंट लाइक अवर न्यू बॉस, ठीक है, ठीक है, वी डोंट लाइक अवर न्यू बॉस। लेकिन जब एट ऑल लगा दिया तो ये इम्फैटिक का वर्क कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में समझ चुके होंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर फ्रेज इज इम्फैटिक निगेटिव, ठीक है, डीपर लेवल पे यदि चाहे क्वेश्चन बनाना हो तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है स्ट्रक्चर को लेके। क्लियर है? अगर इसी तरह से मैं पूछूं आपसे, बोलूं कि बाई एनी मीन्स का आप यूज करें, तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। द event the event did not go well। ये क्या है? The event did not go well। बताइए अब क्या लिखें? The event did not go well by any means, ठीक है, by any। तो ये वर्ड्स हैं, बस मैंने आपको बताया कि इन वर्ड्स को आप इम्फेसाइज करने के लिए इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और वर्ड है एब्सोल्युटली, ठीक है। इनका भी व्हाट एवर वर्ड आपने सुना होगा, व्हाट सो एवर, बस ये वर्ड को लिख लें और अपने बस जानकारी के लिए अपने दिमाग में रखें। ठीक है, एब्सोल्युटली। बाकी आप लोग जो है चीजों को कुछ खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको ज्यादा ज्यादा जानकारी दे रहा हूँ। ये जिस सेक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सब आपको माइंड में रहे। व्हाट एवर, व्हाट सो एवर, ठीक है। और एक और वर्ड है इन द लिस्ट, ठीक है। आप लोग इसे बनाइएगा, ये आप इसे होमवर्क की तरह लीजिए। और अब लेवल थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, जब आप कर ही रहे हो तो अच्छे से करिए। तो ये जितने वर्ड मैंने यूज नहीं किए हैं ना, इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेज में यूज करिए और देखिए कि आप जो है कितना अच्छा यूज कर पा रहे हैं और क्या आप एक इम्फैटिक निगेटिव सेंटेंस का कंपोजिशन कर पा रहे हैं, ये आपको देखना है। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है।
ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करें और अगर ना भी करें तो कम से कम इनको नोट कर लें अपने जानकारी के लिए, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट देखिए। देखिए जो चीजें मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके पढ़ा रहा हूँ और ये रीजन भी है क्योंकि अगर सिंपल में निगेटिव बताऊं तो वो तो आप सब लोग अब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। क्या आपने इन्वर्जन आफ्टर और निगेटिव फ्रेज, ठीक है, इन्वर्जन का कुछ लोगों ने बोला था ना, शायद प्राप्ति ने बोला था कि इन्वर्जन सर इसमें जो है इन्वर्जन भी होता है, इन्वर्जन के द्वारा जो है हम करते हैं, इन्वर्जन वर्ड को बोला था। इन्वर्जन का मतलब सिर्फ अपने दिमाग, इन्वर्जन पे हम थोड़ी सी आपकी क्लास भी लेंगे एक दिन किसी दिन, जब भी इसका टर्म आएगा, बारी आएगी। इन्वर्जन का मतलब ये समझ लो कि सीधे सीधे नहीं हो रहा है, जो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न नहीं है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाए या प्रीपोजिशन पहले, जो चीजें नहीं आती हैं वो पहले आ जाए, तो उसी को बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे आपने कहा हियर कम्स द शेक्सपियर या हियर कम्स द डॉग, आपने ये बोल दिया, या हियर कम्स द मैन। तो आप अब सभी को पता है कि सब्जेक्ट शुरू में आता है और ये हियर बाद में आपको ले जा सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट अब ये पैटर्न चेंज हो गया, तो इसी को इन्वर्जन बोला गया कि जब इसको उल्टा पुल्टा कर दो तो ये चीज है। अब आगे देखिए इन्वर्जन में क्या होगा, एक निगेटिव फ्रेज में, एक जो निगेटिव फ्रेज है वो शुरू में आके कैसे इन्वर्जन की तरह आप देखोगे वो देखिए। आपने ध्यान दिया होगा अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, ये फ्रेज है। स्टेंसेस ये फ्रेज है और ये एक तरह से निगेटिव फ्रेज है और ये इन्वर्जन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड यू ट्रेवल अलोन, शुड यू ट्रेवल अलोन। तो यहाँ हमें ग्रामर के रूल पे ना, बल्कि मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है आपको बताना कि निगेटिव फ्रेज को कैसे इन्वर्जन के रूप में आपको आ जाए, तो आप इसे गलत मत समझना, ठीक है। इन्वर्जन के रूप में भी यूज हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस में बोलूं कि नेवर इन माई लाइफ, ये देखो ऐसे हो गया, नेवर इन माई लाइफ, ये हो गया। फिर उसके बाद हैव आई सीन सच थिंग्स, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजें कभी नहीं देखी, ठीक है। तो ये आपने देखा ना कि जब भी आप अगर इन सारे सेंटेंस, दो सेंटेंस मैंने जो आपके यहाँ सामने लिखा, इससे आपने कुछ आइडिया निकाला कि जब भी निगेटिव इन्वर्जन का यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इंट्रोगेटिव के पैटर्न पे हो रहा है, मतलब निगेटिव इन्वर्जन वाला जो फ्रेज आएगा उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। इसी तरह जो दूसरा वाला सेंटेंस है निगेटिव इन्वर्जन, यहाँ भी उसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो यानी जब भी आप निगेटिव इन्वर्जन का यूज करेंगे उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वो जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है वो जाएगा। तो ये अपने दिमाग में बस रखना है और ये एग्जाम्पल लिख लेंगे आप तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें मुझे बताना है और बहुत ढेर सारे मेरे पास एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि बस इतना ही रहने देते हैं, इसे नोट कर लेंगे आप लोग और हम आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो इस तरह से जो नेगेटिव सेंटेंस था वो हमने पूरी तरह से एंड कर लिया और बहुत सी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखना है और कहीं ना कहीं इसका जब आप बाद में पढ़ोगे ना, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं उसमें अचानक कोई चीज डिफिकल्ट आ जाता है तो उसका रीजन यही है, हम इसलिए नहीं समझ पाते। आप देखिए जितने भी आप रेन एंड मार्टिन के थ्योरी आप रूल्स को पढ़ोगे उसमें एग्जाम्पल आते हैं, तो जो एग्जाम्पल आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के आते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम पहले से जानते रहते हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, और नहीं तो फिर आप एग्जाम्पल में फंसने लगोगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए निगेटिव हमने एक तरह से बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दो सेंटेंस हमने पढ़ लिया, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव के ही एक तरह से दो पार्ट थे, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो इस तरह से असर्टिव हमने कर लिया है, ठीक है, और इसके दोनों पार्ट हमने देख लिए हैं। अब उसके बाद से हम क्या देखेंगे जी, अब हम जो दूसरा देखने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव। अच्छा ये नोट क्लियर है ना, अफर्मेटिव है। तो ये ध्यान दो दूसरा वाला इंट्रोगेटिव में क्या होगा जी, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, टू इंट्रोगेट समथिंग। आप कोई चीज इंट्रोगेट करते हो यानी क्वेश्चन पूछते हो, जानकारी लेना चाहते हो,
ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा क्या क्या जी, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। अब यस नो टाइप डब्ल्यू एच टाइप में बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, ऐसे लोग बहुत बहुत सी चीजें बताते हैं यस नो टाइप डब्ल्यू एच टाइप में, इसलिए बताता हूँ कि जितनी भी अच्छी किताबें हैं वहां पे यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप ही लिखा है। अब कहीं कुछ जगहों पे सिंगल इंट्रोगेटिव लिखा रहता है, इसके लिए डबल इंट्रोगेटिव, तो ये सब चीजें दिमाग में मत रखिए, सिर्फ आप यस नो टाइप डब्ल्यू एच टाइप रखिए। यस नो टाइप में होता क्या है, सिर्फ सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि अगर कोई आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यदि उसका जवाब आपको यस या नो में मिल रहा है तो दैट विल बी यस नो टाइप। अगर आपको जवाब डब्ल्यू एच में मिल रहा है, मतलब डब्ल्यू एच में कैसे मिलेगा, मतलब आप उसका यदि आंसर यस नो में नहीं दे पा रहे हो तो डब्ल्यू एच टाइप होगा। तो नॉर्मल जनरल कंडीशन होती है कि यस नो टाइप वाला जो सेंटेंस होगा ये हमेशा कैसे स्टार्ट होगा जी, हमेशा जो है, बिल्कुल बिल्कुल दिव्या। तो यहाँ क्या होगा, यस नो टाइप वाला जो हमेशा आपका सेंटेंस होगा ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा जी, हेल्पिंग वर्ब से। और हमेशा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब और फिर और चीजें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जाता है। जब आप बात करोगे डब्ल्यू एच टाइप की, तो डब्ल्यू एच टाइप में क्या हो जाएगा कि डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद फिर यही सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर में बहुत मिस्टेक करते हैं कई बार। तो ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब एक्टिव पैसिव बनाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे, स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा भी आपने मिस्टेक कर दिया तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट आपका, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी को आनी नहीं चाहिए, यस नो टाइप डब्ल्यू एच टाइप। अब जो डब्ल्यू एच टाइप होता है उसमें मेन मेन एक और पहचानने का तरीका आप सभी को पता है, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड कौन हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, whom हो गया, who हो गया। अब इसमें गड़बड़ी कई बार हम लोग कर देते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज को हम बाद में, आपका जो चैप्टर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उस चैप्टर में हम बात करेंगे, वहां अच्छे से आप इसको सीखोगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो वहां पे हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि वहां पे एक चैप्टर भी हमें मिल रहा है, तो हम वहां पे बात करेंगे। तो वहां पे हम ये देखेंगे कि हु का प्रयोग कहाँ करेंगे, हुम का प्रयोग कहाँ करेंगे, व्हाट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इन सारी चीजों पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये ध्यान रखिए कि इसमें से कुछ ऐसे हैं ना, ये जो क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, और जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो वहां पे दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है नॉर्मली जो, देखिए यहाँ जो आपका सिस्टम चल रहा है वो क्या है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया। अब पता चला कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड है डब्ल्यू एच वर्ड है वही सब्जेक्ट बन गया, तो फिर अब इस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर मैं कहूँ कि आपको हु का प्रयोग करना है, तो जब हेल्पिंग आप, वर्ब ओमिटेड हो जाएगा सर। हाँ, तो जब आप हु का प्रयोग करोगे तो ये स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा, मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है। तो हु थोड़ा सा अपवाद के रूप में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि सारे इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन से अपवाद के रूप में आते हैं, हु अपवाद के रूप में आता है और व्हाट, ठीक है, ये दोनों जो है सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं। तो ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला, व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट, व्हाट कॉज द एक्सीडेंट। अब आप यहाँ ध्यान दो कि ये क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब मिल ही नहीं रहा है, यानी ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो एक बात अच्छी, इसी तरह मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि हु किल्ड द लॉयन। तो बस ये बेसिक आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे भी, अगर आपसे सिर्फ पूछ दिया जाए कि बताइए क्या कुछ ऐसे भी डब्ल्यू एच टाइप या इंट्रोगेटिव हो सकते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, तो यस, अगर सपोज करिए कि आप कभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपसे इंटरव्यूअर ये पूछते कि आप मुझे ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखिए जिसमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। जब आप ऐसा जो भी हेल्पिंग, जो भी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह आता है, वो अपने साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है।
तो ये यहाँ जैसे हु किल्ड द लायन, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला। इसी तरह व्हाट काज द एक्सीडेंट, यहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला। तो अब आप लोग ये बात अपने दिमाग में रखेंगे ना हमेशा कि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। ये जो हु है एंड व्हाट है, ये इस स्ट्रक्चर को डेविएट करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह जब आएंगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात सभी को? यस सर। जी। तो ये बात ध्यान रखना और ये सारे पॉइंट अपने माइंड में रखना, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, सामान्य रूप से आप जब देखिए चीजें हम जानते हैं, लेकिन जब अचानक कोई हमसे एट रैंडम क्वेश्चन पूछ देता है तो हम घबराहट की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं वो चीजें निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ कि ये बातें आप ध्यान रखें। नॉर्मली आपसे कोई पूछ देगा कि ये बताओ इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो आप यही बताओगे। लेकिन तभी आपको वहीं पे बताना है कि इस स्ट्रक्चर के कुछ अपवाद भी हैं, जो स्पेशली हु एंड व्हाट, ठीक है, जब ये सब्जेक्ट रूप में आते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज तो ये अब बेसिक चीजें हो गई, इंट्रोगेटिव में ज्यादा नहीं बचा, तो हमारे ख्याल से ये चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा टाइप का सेंटेंस है उस सेंटेंस का नाम है इम्परेटिव। इम्परेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्परेटिव में क्या है जी, आपने तीन चीजें मुख्य रूप से आप देखते हो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ये तीन चीजें जब आती हैं तो हम इम्परेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिक ये तीन चीजें ये प्रदर्शित करते हैं। तो चलो, तो आप ये बेसिक चीजें होगी। जब आप स्ट्रक्चर की बात करोगे इम्परेटिव के स्ट्रक्चर की, तो क्या हो जाएगा जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अक्सर शुरू में आ जाती है। इसका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो माना जाता है कि सामने वाले से बात किया जा रहा है, यानी यू से बात किया जा रहा है। तो यू हमेशा यहाँ पे क्या होता है, हिडन होता है सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये एक स्ट्रक्चर ये आता है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या आता है जी, लेट। लेट का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, लेट वाला, लेटस, ठीक है, लेट्स। तो ये स्ट्रक्चर स्पेशली आप कब यूज करते हैं, जब आप कोई सजेशन देते हैं, ठीक है, तो आप लेट वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे आप लोग की सजेशन दीजिए, सजेशन दे के लेट वाला कोई स्ट्रक्चर बताइए। जैसे आपने कहा कि चलो वॉक पे चलते हैं, चलो सिनेमा देखने चलते हैं, लेट्स गो ऑन अ वॉक, हाँ, लेट्स गो लेट्स फॉर अ गो वॉक। फॉर अ वॉक, है ना, लेट्स Yes. गो टू सिनेमा। तो ये ध्यान रखना है कि ये चीजें आप यूज करते हैं। लेट का प्रयोग हमेशा जो है सजेशन के सेंस में ही हम लेते हैं, लेटस, ठीक है। और दूसरा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे कई बार नेवर भी आ सकता है, ठीक है, नेवर भी आ, मतलब इसके पहले, ठीक है, जब इसका निगेटिव बनाएंगे। चलो एक और पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज। इम्परेटिव, तो इम्परेटिव में अब इम्परेटिव निगेटिव की भी बात करते हैं, ठीक है। जब आप इम्परेटिव निगेटिव की बात करते हैं तो इम्परेटिव निगेटिव हमेशा किससे बनता है, डोंट से बनता है, ठीक है। डोंट, डोंट डू दिस, हाँ, डू नॉट डू दिस। तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी नेवर से भी शुरू होता है, नेवर, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। आपको दोनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान देना कि कभी कभी जो है आप इम्परेटिव का प्रयोग जो है जोर इम्फेसिस करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। जब इम्फेसिस करने के लिए आप करते हैं तो फिर कैसे बोलते हैं, कैन एनीवन टेल, कि अगर आप इम्फेसिस करने के लिए कोई चीज बोल रहे हैं, किसी चीज पे जोर देने के लिए बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे जी, क्या कुछ उसमें यूज करोगे। जैसे आप किसी से कहना चाह रहे हो कि गाड़ी को बहुत सावधानी से चलाइए, गाड़ी को बहुत ही सावधानी से चलाओ, तो कैसे बोलोगे आप, कोई बात, ड्राइव द कार वेरी केयरफुली। वेरी केयरफुली, एक तो ये हो गया। और दूसरा यह है कि बहुत शब्द हटा ही दो। मान लीजिए कि आप जोर देना चाहते हैं कि कार को ध्यान से चलाओ, बस जोर दे के बोलना चाहते, तो उसका तरीका है डू वर्ड को आप पहले लगा सकते हैं। यानी डोंट वर्ड का यूज करते हैं निगेटिव में, लेकिन डू वर्ड को आप पहले जब यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, पॉजिटिव सेंटेंस में ही डू का प्रयोग जब कर देंगे, तो ये इम्फेसिस के लिए करना होता है, ठीक है। तो आपने कहा कि डू ड्राइव केयरफुली, यानी ध्यान से गाड़ी को चलाइए। बस यहाँ डू क्या कर रहा है, ये बस ये दिखा रहा है कि आपने इम्फेसिस किया है, ठीक है। तो ये चीज है।
और कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। तो अब समझिए आप ना कि जब भी डू, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बात ध्यान दें कि इम्परेटिव का यूज अगर आप ध्यान दें, जैसे एक तो हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया और बेसिक चीजें इम्फेसिस के लिए भी हमने देख लिया कैसे कर रहे हैं। कुछ यूज की बात करते हैं कि आखिर इम्फेसिस, अगर मैं पूछूं कि इम्परेटिव के आप कम से कम मुझे 5 यूज बताइए, ठीक है, ऐसी 5 सिचुएशन बता दीजिए जहां पे आप इम्परेटिव का यूज करते हैं, ठीक है, जो इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एक तो आपने ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये तो आपका रटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से और सिचुएशन है, तो बस अपनी जानकारी के लिए आप जानिए, यूसेज की ही हम बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि स्लोगन्स वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ सबसे ज्यादा इंपरेटिव सेंटेंस का यूज आप कहाँ कहाँ पाते हैं, तो आप देखेंगे कि स्लोगन्स एंड एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कर देता है, बहुत छोटा कर देता है। तो जो स्लोगन एंड एडवर्टीजमेंट होता है वहां पे हम इसका बहुत यूज करते हैं। जैसे आप कहेंगे सेव द प्लेनेट, तो अब आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये कम में काम हो जाता है। तो इसीलिए स्लोगन्स एंड एडवर्टीजमेंट में इसका हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी आप मतलब स्लोगन इससे रिलेटेड, सेव वाटर हम बोलते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो बाकी सब आ जाएगा जो यूसेज है, जैसे ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर का मतलब आप वार्निंग भी देते हैं, वार्निंग देने के दौरान या रिमाइंडर देने के दौरान आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे डोंट फॉरगेट योर की। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिमाइंडर है, या वार्निंग क्या हो सकता है, वार्निंग भी कुछ हो सकता है इससे रिलेटेड। तो ये इसी तरह जब इंस्ट्रक्शन की आप बात करते हैं, ठीक है, तो वहां भी यूज करते हैं। इनफॉर्मल ऑफर किसी को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं जहां पे आप इंपरेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली अब जब पढ़ रहे हैं तो बहुत सी चीजें, ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं कि इम्परेटिव का ना जो क्वेश्चन टैग बनता है, वो हालांकि हम क्वेश्चन टैग पे एक अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक चीज जब इम्परेटिव पढ़ रहे हैं तो ये बात अभी अपने दिमाग में रख लें कि अगर इम्परेटिव का आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो आप वो मैं बताऊं कि जो जितने भी और हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, जितने और प्रकार के सेंटेंसेस या टेंसेस हैं उनका बनाना बहुत आसान होता है। जैसे असर्टिव हो गया, तो उसका क्वेश्चन टैग बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन इम्परेटिव के क्वेश्चन टैग में हमेशा डाउट लोगों को रहता है क्या करें, और ये थोड़ा रूल को फॉलो नहीं करता है। तो वो चीज आप यहीं पे समझ लें ताकि ये बात फिर आपके माइंड में रहे, और हो सकता है मैं क्वेश्चन टैग दोबारा केवल प्रैक्टिस से काम चल जाए। क्वेश्चन टैग टॉपिक आपका समझ लो क्रश हो रहा है। जब आप क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग में कुछ चीजें ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं कि अगर कोई भी आपका स्टेटमेंट, अगर कोई भी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग क्या होगा जी, टैग हमेशा निगेटिव होगा। यानी अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो टैग होगा निगेटिव होगा। अब ये टैग होता क्या है, टैग कोई भी जब सेंटेंस आप बोलते हैं तो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट का यूज जो करते हैं ना, वही टैग बन जाता है। टैग हमेशा जो है कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है कि जो हम बात पूछ रहे हैं उसमें कितनी बात जो है, जो भी चीज हम कह रहे हैं, क्या उस सामने वाला से हम बस कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ ये चीज सही है कि गलत है। जैसे आपने बोला कि क्या हमें पीजीटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए डेली 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तो ये आप जो है जब इसको पूछेंगे तो ये अगर उसके साथ आपने टैग लगा दिया तो यानी आपको ये चीज पता है, बस आप सामने वाले से एक तरह से बस हामी भरवाना चाहते हो कि क्या होगा, तो वो यस या नो बोलेगा। या कई बार आप क्वेश्चन टैग ऐसे ही बोल देते हो और काफी हद तक आप क्लियर रहते हो कि यस हाँ यही चीज होना है। तो क्वेश्चन टैग का यही तरीका होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं जो कि कंट्रैक्शन फॉर्म में होता है, और प्लस सब्जेक्ट, यही दो चीजें आती हैं, ठीक है। दो स्ट्रक्चर क्वेश्चन टैग का जाता है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि नॉर्मली कोई भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, तो उसका क्वेश्चन टैग बनाना बहुत आसान है। जैसे आपने बोला कि दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब बताइए जी इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, जल्दी से बताना क्या होगा जी। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यस। तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसका फिर से बोलिए, कौन बोल रहा है, फिर से बताइए। दे प्ले क्रिकेट, आरंट दे। आरेंट दे होगा,
No. सर देख रहा था आ ही आएगा ना। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और दूसरे लोग भी ट्राई करेंगे। इजेंट आ सकता है सर, इजेंट Sir, don't they? Don't they? डोंट दे। देखिए मैं क्वेश्चन टाइप को, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत आसानी से, देखिए आपको एक बात समझना है, यहीं पे मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन में आ रहा है ना, तो कर लो, छोटे टॉपिक है ना, क्यों अलग से, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो आप एक बात ध्यान दें कि जब भी मैं बता दूं ना, अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि अब ये क्वेश्चन टैग लगभग क्लियर हो जाए। अब यहाँ ध्यान दें कि जैसे ये सेंटेंस जो लिखा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसमें हेल्पिंग वर्ब अगर यूज करना हो तो क्या होगा, तो आप ध्यान दें कि ये सेंटेंस जो है ये किसमें है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जब इंडेफिनिट में है तो इंडेफिनिट का हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा जी, डू या डज। Does. आपको Yeah, does. सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले पहचानना है और तब आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो सीधी सी बात है, डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या है जी, दे प्लूरल है, तो इसलिए अपने साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा जी, डू लेगा। Do. एकदम क्लियर है। तो अब क्या हो Yes. जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या बन जाएगा जी, निगेटिव बन जाएगा। Negative. तो अब क्या हो जाएगा, डोंट दे। क्लियर है सभी को 100%? यस सर। तो ये Yes, चीजें sir. हैं। अच्छा देखो, ये केवल आपको यहाँ पे दिक्कत हुई है, आपको नॉर्मली जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा है वहां तो दिक्कत ही नहीं है। केवल दुनिया के 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। बोलो कौन से 2 हैं, जल्दी फास्ट डिवीजन। प्रेजेंट और सिंपल Two पास्ट। about. प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ठीक है, तो 2 जगह ही केवल आपको डाउट होना है, बाकी जगहों पे तो ऑलरेडी दिया रहता है। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आपने बोला कि दे हैव कंप्लीटेड, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। क्वेश्चन है, दे हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, कुछ भी लिख लो या देयर वर्क, उन लोगों ने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया या अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो अब बताइए जी यहाँ क्या बन जाएगा, क्या होगा, Haven't they? हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है ही। Sir, haven't they? बहुत सही, हैवंट दे। अच्छा, किसी को भी दिक्कत आए तो तुरंत बोलेगा, ये नहीं कि बाद में जो है हैवंट दे। हम बाद में भी इस चैप्टर को पढ़ाएंगे अगर आपको डाउट रहेगा तो। फिलहाल यहाँ आ रहा है, देखो जो दिक्कत आती है ना हमेशा इंपरेटिव में आता है, क्योंकि इंपरेटिव ये रूल को फॉलो नहीं करता है। रूल ये कहता है कि सेंटेंस आपका यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को, क्वेश्चन टैग का रूल पता चल गया ना। क्वेश्चन टैग अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो टैग होगा निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, निगेटिव वाला भी देख लें। अगर एक सेंटेंस हम ऐसे बोल रहे हैं, आप बताइए, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि आई छोड़ दो, ठीक है, चलो जहाँ ये लिख लो, आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आई डू नॉट स्टडी, यहाँ आई डू नॉट रीड। अब बताइए इसका क्या बनेगा जी, Sir, do I? डू आई। Do बहुत I? ही क्लियर है, क्योंकि आई के साथ हमेशा जो है क्या आएगा जी, हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। ठीक है, और जब ये आई डू नॉट निगेटिव इधर है तो उधर वाला क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। जितने भी नए लोग हैं जल्दी से बताइए जी, मनी और सब लोग, सबको क्लियर है एकदम, बोलिए Yes, यस sir. या नो। Yes, sir. एकदम क्लियर, जितने भी लोग पूछ आओ तो मेरे को बोल दो। ठीक है, और एक बार मैं फिर से क्वेश्चन टैग पे बात कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन टैग अगर हिंदी में आप ऐसे बोलते हैं कि तुमने ये काम कर दिया है ना, ये चीज ऐसे होता है, तो सामने वाला बस अपना सर हिला देगा तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी आप काफी हद तक कंफर्मेशन, मतलब आप क्लियर रहते हो, बस सामने वाले से पूछ के कंफर्मेशन लेना चाहते हो। ठीक है, ये बस मतलब होता है और कुछ नहीं है। तो ये है। तो अब ध्यान दीजिए कि जब इम्परेटिव है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये कहता है कि ये सब रूल हमारे लिए नहीं चलेगा। इम्परेटिव क्या कहता है कि हम क्वेश्चन टैग के इस रूल को नहीं मानेंगे। और इम्परेटिव कैसे यूज करता है, अब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ आगे। जो मैं लिख रहा हूं वहां तो कोई दिक्कत नहीं है जी, सबको एकदम क्लियर है जो मैं लिख रहा हूँ। चलिए, अब एक सेंटेंस आप ध्यान दीजिए, मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है, कम हियर। अब बताइए इसका क्या बनाओगे टैग आप, Sir, would you? वुड यू, विल यू, कैन यू, कुड यू, क्या Yes, नॉट sir. नहीं लगाओगे आप? Yes, sir.
अच्छा, अब ध्यान दो यहाँ पे, ये वास्तव में अनुपमा ने एकदम सही बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्चुअली ना जो इम्परेटिव क्वेश्चन टैग है, ये कहता है कि वो जो आपने पहले रूल पढ़ा था उसको भूल जाओ, आप हमारे पास एकदम फ्री हो। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आपका स्टेटमेंट है, तो आप पॉजिटिव टैग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परिस्थितियों का बस ध्यान रखना है, ठीक है। आप पॉजिटिव स्टेटमेंट आए, पॉजिटिव टैग लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कम हियर आपने बोला तो आप सिंपल बोल दो, विल, वुड, ये सारे रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। विल, वुड, कैन, कुड, इसमें से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और उसके बाद यू, आप सभी को पता है यू यहाँ हिडन होता है सब्जेक्ट, तो इसीलिए यू हो गया। तो ये एक सिंपल वे में हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे आपको निगेटिव में जाना पड़ता है, वो सिचुएशन ध्यान रखिए, वो सिचुएशन आप ध्यान रखिए। वो क्या सिचुएशन है? अगर आप सपोज करिए कांट यू, ये फेमस है, कांट यू का आपको यूज करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ये कब यूज करोगे कांट यू का? तो ये कब होगा कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ annoyance, जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति नाराज है, गुस्से वाले कंडीशन में है, या फिर इम्पेशेंस हो रहा है, ठीक है, किसी बात को लेके, तो उस वाली कंडीशन में वो आपके साथ हमेशा कांट यू का प्रयोग करेगा। जैसे एक आपके सामने मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप। तो अगर मैं ये नॉर्मली बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना कि हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को और उस बच्चा लगातार शरारत कर रहा है, तो मैं फिर गुस्से में आ गया, मैंने कहा खड़े हो। तो उसके बाद जब मैं टैग लगाऊंगा ना, तो अब विल यू नहीं लगाऊंगा, विल यू, कुड यू, क्या लगाऊंगा, कांट यू। क्लियर है बात आप सभी को? तो जब आपको लगे कि एनॉयंस की बात हो रही है या इम्पेशेंस हो रहा है कोई पर्सन, उस कंडीशन में जब टैग लगेगा तो हमेशा निगेटिव आएगा, और कांट यू फेमस है इसके लिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये बस ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, अगर आपको लगे कि वार्निंग है, कोई वार्निंग दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है या कोई रिमाइंडर दिया जा रहा है, अगर वार्निंग या रिमाइंडर है, तो उस वाले कंडीशन में भी आप क्या करोगे, आपको निगेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे आप सेम वही रूल यूज करिए कि अगर इधर वाला आपका पॉजिटिव है, तो दूसरा टैग निगेटिव हो जाएगा, और अगर ये निगेटिव है, तो ये वाला टैग आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने कहा ड्राइव केयरफुली, सावधानी से चलाओ। क्या मैंने बोला जी? ड्राइव केयरफुली, सावधानी से चलाओ, क्या बनेगा जी? अब यहाँ क्या होगा, ओंट यू, सिंपल वे में जाओ, ओंट यू, ठीक है। तो आपने क्या देखा जी, इधर पॉजिटिव है और इधर जो है आपका निगेटिव है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप किसी को वार्निंग दोगे या रिमाइंडर दोगे कि भैया सही से काम करो, तो उस वाले कंडीशन में आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। अब एक निगेटिव का एग्जांपल बता दीजिए जी, जहां पे आपको वार्निंग या रिमाइंडर नजर आए, एनीवन? सर, हम्म, तो इसमें डोंट यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं सर? क्या, किसका? जो ये सेंटेंस हमने बताया है, हाँ ड्राइव हाँ केयरफुली, हाँ, इसमें सर डोंट यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? डोंट का तो कर ही नहीं सकते, डोंट क्यों करेंगे, है ना। तो ये एक्चुअली, अच्छा ये याद करो, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। जो इम्परेटिव होता है ना, इम्परेटिव में डू, डज, ये सब नहीं आता है हेल्पिंग वर्ब में, वहां हमेशा विल का या कैन का यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉर्मली पॉजिटिव वाला होगा, वहां तो विल, ठीक है, वुड, ठीक है, कैन, मतलब इनके कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो मुख्य आपके हेल्पिंग वर्ब वहां आएंगे वो विल या कैन आएगा, ठीक है। और जब रिक्वेस्ट की फीलिंग होती है, तो वहां पे आप नॉर्मली सिचुएशन में, जब आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि यहाँ पे इम्प्रेशंस की बात हो रही है या वार्निंग या रिमाइंडर की बात हो रही है, तो इसमें से कोई यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ
इम्पेशेंस हो रहा है, कोई व्यक्ति नाराज होकर कह रहा है, तो फिर आप कांट यू का यूज करिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये वार्निंग या रिमाइंडर है, तो उस कंडीशन में आप जो है विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वो आप ध्यान देंगे कि भैया कैसे इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव वोंट हो जाएगा, और अगर इधर निगेटिव है तो इधर विल हो जाएगा। बस इतनी बात क्लियर हो रही है। तो डू डच का प्रयोग नहीं, यही तो अंतर है, इसीलिए तो इम्परेटिव कठिन हो जाता है कि इम्परेटिव में हमेशा क्या आ जाता है, विल या कैन, इनका आप प्रयोग करते हो, ठीक है। ये डू डच का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता, हमेशा फिक्स है, विल या कैन। अब इन्हीं के जो है वुड भी हो सकता है, इसी का वुड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए तो इसको इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं और दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो मुझे जल्दी से एक ऐसा सेंटेंस बताइए जो कि निगेटिव में हो, इम्परेटिव निगेटिव हो, और वहां से वार्निंग या रिमाइंडर झलक रहा हो, और उसका आपको टैग बनाना है, जल्दी से, फास्ट। Sir, जैसे please wait a bit, won't you? ठीक है, तो ये रिमाइंडर वार्निंग नहीं हुआ ना। Send this letter immediately. Sir, do not open the window. हाँ, फिर से बोलिए, डोंट। देखिए, आप रिमाइंडर वार्निंग Don't- दे रहे हो ना, तो आप प्लीज मत यूज Don't करिए। open the window, sir. डोंट ओपन द विंडो, ऐसा बोल रहे हैं आप, है ना। जी जी will हाँ you आएगा, sir. हाँ, ठीक है। तो आप बताइए इसका क्या होगा टैग, Will you? विल यू, बहुत सही। एक और बताइए, दीपिका, और कोशिश करिए, और Sir, बताइए। don't make a noise, will you? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लोग, I am here. Sir, don't spit on the floor. ओके, विल यू, ठीक है, गुड। और तो ठीक है ना। हाँ, यस, Sir, don't run in the sun. डोंट you? रन इन द सन, विल यू, बहुत बहुत सही। तो अब आप लोग इम्परेटिव भूलेंगे, अब नहीं भूलना है। एक एक एग्जांपल आप मुझे बताइए, एक सिंपल इम्परेटिव लीजिए, कोई भी सिंपल, जहां पे ये दो बातें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एनॉयंस और इम्प्रेशंस नहीं आना चाहिए, वार्निंग या रिमाइंडर ना हो, सिंपल वे में कोई भी चीज लीजिए, बताइए, कोई एक बताइए जल्दी से, Don't फास्ट। waste time. Sir, don't waste time. Will you? डोंट वेट, Don't waste time. अच्छा, डोंट वेस्ट टाइम, बहुत सही, बहुत अच्छा, ये वार्निंग में जाएगा, वार्निंग में जाएगा, विल यू, ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत Sir, अच्छा। pass me the salt, will you? हाँ, ये देखो, अब ये पहले वाले में आप आ गए ना, पास मी द, Yes, sir. हाँ, पास मी द साल्ट। अब आपने ऐसा बोला, तो आप विल यू, वुड यू, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, सर, एक बहुत क्वेश्चन है। हम्म, सर, इम्परेटिव सेंटेंस का ही जैसे कमांड में आता है, तो कभी कभी जैसे अगर बोलते, जैसे एक सेंटेंस हो जाता है, सोल्जर टर्न टू द राइट, तो इसमें कैसे बनेगा टैग अगर लगाना हो तो? कमांड की बात बोल रही है, कमांड। हाँ, जैसे इम्परेटिव का ये कमांड है, अगर इसको सर अगर कन्वर्ट करना होगा क्वेश्चन टैग में, तो फिर ये सेंटेंसेस कैसे अगर जाएगा? कमांड वाली सिचुएशन आएगी, तो आप कांट यू वाली सिचुएशन में जाओगे, ठीक है। ये वाला जो है ना, सेकंड वाला, सर, अगर एनॉयंस, हम बोलते हैं चिल्ड्रन डोंट मेक अ नॉइज, डोंट अगर मेक वहाँ अ पे नॉइज। चिल्ड्रन बोलते हैं, हाँ, क्या होगा वहाँ पे फिर? अच्छा, जब वो निगेटिव में ही, जब आप निगेटिव आ गए ना, अच्छा, एक बात अपने दिमाग में हमेशा रख लीजिए, एकदम से रख लीजिए कि अगर आपने निगेटिव बोला, तो निगेटिव के बाद तो एकदम श्योर है कि पॉजिटिव ही आएगा, समझ में आ रही है। अगर आपका इम्परेटिव निगेटिव है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा उधर वाला जो लोगे, टैग लोगे, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसमें तो कोई डाउट ही मत रखना। जैसे आपने कहा डोंट मेक नॉइस, तो वहां पे आप सीधे बोलिए विल यू, ठीक है। तो सर, मेरा ये कहना है सर कि जैसे यहाँ पे हम डोंट मेक अ नॉइज एक सेंटेंस बन रहा है इम्परेटिव का, लेकिन अगर यही एक और अगर इम्परेटिव का दूसरा अगर टर्म देखे तो कमांड बनता है ये, चिल्ड्रन डोंट मेक अ नॉइज, तो अगर चिल्ड्रन को अगर हम कॉमा से अलग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग में वो कैसे जाएगा अलग से? चिल्ड्रेन को आप अलग कर रही हो, तो चिल्ड्रेन से कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सीधी सी बात है, सुनिए, चिल्ड्रेन आपके सामने है ना, तो चिल्ड्रेन आपके सामने है, तो सब्जेक्ट के रूप में यू ही तो होगा, ऐसे समझिए आप बात को, ठीक है। आप जैसे सामने वाले को बस आपने एड्रेस किया है चिल्ड्रेन के रूप में, ठीक है, लेकिन वो आपके सामने है, तो सामने है तो वो सब्जेक्ट के रूप में यू ही जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। हो जाएगा सर, हाँ, हमेशा यू जाएगा। हो जाएगा। Don't fear, I am here नहीं हो सकता. क्या, फिर से बोलिए, डोंट fear, I am here. डोंट लिख के बताइए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली। Don't fear, I am here. हाँ, तो ठीक सर, है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बोलिए। हाँ, आप जिससे भी विल यू करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने निगेटिव बोल दिया तो फिर आप उसके बाद विल यू, ठीक है। डोंट फियर बोल रहे हैं ना, डरो नहीं, है ना, मैं यहाँ। यस सर। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, विल यू, ठीक है। अब भी क्या डरोगे, यही तो बोल रहे हैं। सर वुड यू कब लगाएंगे? अरे देखिए, आप जब आपका सेंटेंस हमेशा जब पॉजिटिव है, इंपरेटिव क्या है, पॉजिटिव है, सिंपल है, तो उस कंडीशन में आप कुछ भी लगा लो। अगर आपको वहां पे ये नहीं लग रहा है कि ये कमांड है या इंस्ट्रक्शन है या सामने वाला जो है नाराज हो रहा है, अगर ये वाली कंडीशन ना आए, वार्निंग या रिमाइंडर की कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप विल, वुड, कैन, कुड कुछ भी लगा लो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अभी पढ़ोगे ना फ्यूचर में, जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स, तो मॉडल्स में आप ये देखोगे, ये जैसे आप सोच रहे होगे कुड, ये कुड और कुड कैसे आ गया, तो आप अच्छी तरह समझ लो कि वुड का और कुड का यूज किया जाता है हमेशा। जैसे आप देखते हैं ना, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर जो भी हैं ऑन द स्टेज, तो यहाँ पे वुड और कुड का प्रयोग, कुड यू गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, कुड यू सिट हियर, ये कुड और वुड का प्रयोग जो है पोलाइट सेंस में किया जाता है, और ये हमेशा आपकी विनम्रता को दिखाता है, पोलाइटनेस को दिखाता है। ये यहाँ पे विल का पास्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये मत ध्यान रखिएगा, ये विल का पास्ट ना होके बल्कि यहाँ पे ये पोलाइटनेस को दिखाने के लिए बस आया है, ठीक है, ये अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। तो आप वुड कुड किसी का भी यूज कर सकते हैं, अगर सिंपल वे में आप कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो, ठीक है। अगर आपको वहां ये तीन बातें ना दिखे, एनॉयंस ना दिखे, ठीक है, या फिर वार्निंग या रिमाइंडर ना दिखे, तो आप निश्चित रूप से आप उसे इसमें से चारों में से कोई भी यूज कर लीजिए, ठीक है। कोई भी यहाँ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। सर एक क्वेश्चन सर, प्लीज गिव मी वैल्यू। आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, लिसन बोल रहे हैं, कुछ आप बोल रहे हैं। सर प्लीज गिव मी वैल्यू। थोड़ा सा नेटवर्क, अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आपने प्लीज यूज किया है कभी भी, प्लीज यूज किया है, तो प्लीज वाले सेंस में आप वुड कुड का यूज करिए, ठीक है। ये हमेशा पोलाइटनेस को दिखाते हैं, तो एकदम परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल जब आपके सामने कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड इसीलिए जब आता है, तो इसीलिए ये लोग, इन लोगों ने अपवाद बना रखा है। अपवाद क्यों बना रखते हैं, एक्सेप्शन इसीलिए बना रखते हैं कि आप स्पेशली उन चीजों पे ध्यान रखें और बाकी चीजों पे आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, वो सिंपल वे में आप कर लेंगे, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखें, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित कभी भी जो क्वेश्चन आएगा ना, वो हमेशा जो मैंने आपको नीचे वाले दो बताए हैं ना, वहीं से आता है। और एक तीसरा ध्यान रखना, लेट का यूज, लेट अस का जो आप पढ़ते हो ना, लेट्स, ठीक है, ये वाला, तो इसमें आप क्या करोगे, अक्सर लेट वाले का इंपरेटिव आता है, तो हम लोग जो है लेट वाले का क्वेश्चन टैग आता है, तो अगर आप नहीं जानते हो तो गड़बड़ी करोगे। वो चेक क्या करना चाहते हैं, वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि जब आप इंपरेटिव यूज कर रहे हो तो इंपरेटिव के साथ आप विल, शैल, विल हो गया, कैन हो गया, या फिर कुड हो गया, इनका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ये चीजें देखना चाहते हैं। तो अगर आप इनका यूज कर रहे हैं तो सही है, हैं, ये चीज वो देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कर रहे हो, तो ये चीजें यूज नहीं करना है नॉर्मली, ये बस आपको अपने माइंड में रखना है। इसी प्रकार से जो लेटस आ गया, तो लेटस के साथ आप क्या यूज करोगे, अगर लेटस की बात होगी, जैसे आपने बोला कि लेटस सिट डाउन, लेट्स सिट डाउन, चलो बैठ जाते हैं। अब बताओ जी, इसका टैग क्या बनाओगे आप, तो जब लेटस की बात होगी तो लेटस के साथ टैग क्या आएगा, हमेशा ध्यान देना, शैल, बहुत सही। अक्सर लेटस वाले में तो ध्यान ही दो, अस, यहाँ अस है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हो गया, तो शैल वी आता है हमेशा, तो लेटस वाले में एकदम रट लो, शैल वी। तो अक्सर एग्जाम में जो है नहीं होगा, नहीं, नॉट वाला आता ही नहीं, तो लेटस वाले में जो है ना, शैल वी वाला ही आता है, और जो लेटस के सामने आपका लेटस का जब भी एग्जाम्पल आएगा तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही आएगा, ठीक है। और अगर निगेटिव आया तब तो पॉजिटिव रहना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो पॉजिटिव रहेगा टैग।
और अगर टैग पॉजिटिव है तब के लिए ही बस ये रूल बनाया। ये आपको मैं जो चीजें बता रहा हूँ इम्परेटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव में आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए बताया जा रहा है। निगेटिव है तब तो पॉजिटिव अपने आप ही रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो अब ध्यान देना, जैसे आपने बोला लेट्स सिट डाउन, तो क्या हो जाएगा जी? शैल बी। और बताइए एग्जाम्पल कोई, आप लोग जल्दी से बताइए। लेट्स लेट्स प्ले क्रिकेट। Let us help. अनिल जी आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके जो नेटवर्क इशू है। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स प्ले क्रिकेट आप तो क्या हो जाएगा जी? एग्जामिनेशन शैल बी। ये बहुत आसान है। तो अब आप लोग को मेरे ख्याल से इम्परेटिव एकदम क्लियर हुआ कि नहीं? अभी पूछ लो, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें, जो चीजें एकदम क्लियर बताई जा रही हैं उसमें मत अंदर जाइए। जब हमने आपको बताया कि लेट्स जहां प्रयोग होगा उसके साथ शैल भी आएगा, एकदम ध्यान रखो। मैंने आपको एक और की पॉइंट बता दिया कि अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग हमेशा पॉजिटिव आएगा, वहां के लिए भी परेशान होना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है इम्परेटिव में कि जब पॉजिटिव आ रहा है तब क्या करें? तो तभी के लिए तो रूल मैंने बताया कि अगर लेट्स सिट डाउन आएगा तो शैल भी करना है, ठीक है। और सिंपल तरीके से अगर कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस आ रहा है, अगर वहां एनॉयंस नहीं है, वार्निंग नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप उसको पॉजिटिव ही रखिए टैग को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है सिंपल सा। सर 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 ये लेट्स वाले में अगर नेगेटिव नॉट करके कुछ आ गया तो क्या करेंगे सर उसमें हम? इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं बार बार, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, ये बात सबको समझ में आई? अभी यही बात मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि अगर आपका सेंटेंस लेट्स वाला निगेटिव में है तब भी आपका जो टैग हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि एक बात तो हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो टैग तो पॉजिटिव ही रहेगा। टैग को आप जो है निगेटिव नहीं करोगे, बस आपको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उस समय आप क्या करें। निगेटिव वाले में तो एकदम आंख बंद करके रूल है कि निगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब बताइए रितेश जी, क्लियर हुआ कि नहीं बात? अगर आपका Yes, sir. ये सेंटेंस लेट्स नॉट वाला आ गया तो उस कंडीशन में एक सेंटेंस बनाइए जिसमें लेट्स नॉट हो। बनाइए जरा, अब आप लोग बोल रहे हैं तो बताइए। Let's not play in the rain, shall we? लेट्स नॉट प्ले इन द रेन शैल बी। बहुत सही। आपने बोला लेट्स नॉट, ठीक है, वेस्ट टाइम, ये भी होगा। तो शैल बी सिंपल सा है, यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन फिलहाल जितने भी अच्छे बुक्स मेरे पास हैं उन्होंने किसी ने नॉट वाला बताया ही नहीं, बात ही नहीं किया है। तो इसलिए ऐसे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते ही नहीं है। जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये कोई मार्केट की ऐसी वैसी बुक से नहीं बता रहा हूँ, मैं हमेशा ऑक्सफोर्ड बुक या कोई ऑथेंटिक बुक से ही बताता हूँ आपको। तो अभी सर हम इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स और नॉट आता है तो उसके बाद हम टैग में शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। यस, ठीक है। अगर लेट वाला चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, सिर्फ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? ओके सर। ओके सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक कर लिया, इसको हम अलग से भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप कहते हैं हाँ सर आज क्वेश्चन टैग एंड हुआ, हमने टॉपिक के अंदर टॉपिक कर लिया। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा एसोसिएटिव मेथड यूज करता हूँ, यानी जब कोई चीज बीच में अचानक आ गई, अगर वो चीज छोटी है तो मैं उसको वहीं पे एंड कर देता हूँ। तो एक टॉपिक भी आपका एंड हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन टैग पूरी तरह से एंड हो चुका है, क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। फिलहाल हम आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर वहां पे फिर एक बार आपका ये रिवीजन हो जाएगा। हम क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन टैग को करवाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और कुछ डाउट होगा तो फिर क्लियर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डाउट क्लियर करते हैं। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर? एकदम सारी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। बहुत अच्छी क्लास है। हाँ? वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, थैंक यू सर मजा आ रहा है सर, धन्यवाद सर। चलिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कहीं आप लोग बोर ना हो कि मैं ये क्या क्या चीजें लेके आ जाता हूँ बीच में। वंडरफुल क्लास। कोई टीचर निगेटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ है वहां पे क्वेश्चन टैग लेके आ गया, लेकिन मैं इसलिए बस लेके आ गया हूँ कि अब कर लो। अभी ये तरीका जो है ना ये परफेक्ट तरीका है, क्योंकि चीजों को हम कोरिलेट करके सीखना शुरू कर दें, ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। हम जब अलग अलग पढ़ते हैं ना फिर उनको जब जोड़ते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। बेहतर है कि हम चीजों को पढ़ें और जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देखते चलें। अब आ जाते हैं अगले टाइप पे, और जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये तो आप लोग को बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, यहाँ तो कुछ है नहीं। क्या होता है जी, हियर वी एक्सप्रेस व्हाट, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। यहाँ क्या हो जाता है, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, जो हमारे हृदय की, ठीक है, सडन फीलिंग होती है। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताना चाहूँ, जैसे सपोज करिए कि आप एकदम बहुत बढ़िया से, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, अचानक किसी के यहाँ फोन आ जाए, कुछ भी फोन आ सकता है। हो सकता है एक फोन कॉल ऐसा है कि अचानक हमें पढ़ने के दौरान ही रोने की आवाज आने लगे बहुत जोर जोर से। अब ये क्या हुआ, कोई ऐसी बात आपने सुनी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए क्या है, सडन है। जो ये फीलिंग है सडन है, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और जो एकदम तुरंत आपकी जो चीजें हैं, इमोशंस बाहर आ गई। तो उस समय जो आप लैंग्वेज देने की कोशिश करते हैं, आप कभी भी फुल सेंटेंस और ग्रामर का ध्यान नहीं रखते हैं। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोल ही नहीं सकता, वो लड़खड़ाता है, उसके छोटे छोटे शब्द निकल के आते हैं, कभी एक शब्द, कभी दो शब्द, इस तरह। आपने देखा है ना, जब भी आप बहुत इमोशनल, बहुत ज्यादा डिप्रेशन या ऐसी सिचुएशन हो, आप सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करते हैं, आप बहुत ही मतलब शार्ट में अपनी बात को कहते हैं, उस समय ग्रामर तो बिल्कुल नहीं रहती। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कुछ ऐसा ही है, ग्रामर का कोई ध्यान नहीं देना है इसको। सडन फीलिंग होगी, कुछ वर्ड्स होंगे जो कि पूरी पूरी फीलिंग आपको व्यक्त कर देंगे, केवल कुछ एक वर्ड ही आपकी पूरी फीलिंग को व्यक्त कर देगा। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप सपोज करो कि आप जा रहे हो, आपने कोई चीज पहली बार, आप दुबई गए या बुर्ज खलीफा, आप अचानक दुबई चले गए, आपने बुर्ज खलीफा देख लिया। अब आप उसको देखे, इतना बड़ा है, तो आपने बोला हाउ ग्रैंड इट इज। तो आप जब इस तरह से अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हैं कि वो क्वेश्चन लगेगा आपको, दूसरे वाले को कहीं ऐसा भी हो सकता है वो क्वेश्चन समझे, लेकिन वो क्वेश्चन के तरीके से होगा, लेकिन वो ये बोलेगा कि वो आपके एक्सप्रेशन को दिखाएगा, ठीक है, कि कोई भी चीज है, वो चीज मतलब आपने बोला हाउ ग्रैंड इट इज, तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि इट इज वेरी ग्रैंड, ये बहुत ही अच्छा है या बहुत ही अद्भुत है। तो ये ध्यान देना है। तो कभी कभी हम पूरा पूरा सेंटेंस के रूप में बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी ये फीलिंग हम सेंटेंस के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और कभी कभी सिर्फ वर्ड्स के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब जैसे आप ताजमहल को देखें और आपको ताजमहल बहुत ही अच्छा लग गया, ठीक है, पहली बार आप देखे और फिर अपने इमोशंस को रोक ना पाए और आपने बोला हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, है, तो ये एक्सप्रेशन है आपका। अब ध्यान दो कि किस तरह से इसमें स्ट्रक्चर आता है। सबसे पहली बात तो कुछ शब्द आप ध्यान रखना है कि किन से आपको, कैसे आप देख के जान जाओ कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो कुछ वर्ड है, जैसे हुर्रा, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने हुर्रा, आपने सुना होगा यम्मी। यस सर। बताइए और बताइए। हुर्रा है सर। ब्रेवो, वेल डन, Wow. वाओ, बहुत अच्छा। वाओ, वेल डन। हाँ, तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं। तो ये जो वर्ड है ना, ये हर वर्ड आप जैसे बोलोगे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपकी फीलिंग अभी कैसी है। अगर आपने हुर्रा बोला, इसका मतलब ये पता चला कि आप बहुत खुश हैं किसी चीज को। तो ब्रेवो भी, ब्रेवो बहुत से, ब्रेवो मतलब किसी ने कोई काम किया, उससे आप बहुत खुश हैं उसके काम से, तो आपने उसके लिए ब्रेवो बोला, ठीक है। तो यम्मी, यम्मी मतलब कोई चीज आपको बहुत स्वादिष्ट लग गई, आपने खाया, तो उस तरह। वाओ मतलब कोई चीज बहुत आश्चर्यचकित, आप हो गए, सरप्राइज हो गए किसी चीज से लेकर, किसी चीज को देखकर। एलॉस क्या होता है, दुख को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं, जिस तरह के वर्ड हैं वैसी फीलिंग आती है। और जब ये वर्ड आते हैं, मैं स्ट्रक्चर पे, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी हम पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए चलेंगे। तो जब भी ये वर्ड आएंगे तो इनके साथ क्या होगा जी, पूरा पूरा क्या हो जाएगा जी, इसके साथ पूरा पूरा एक सेंटेंस आएगा, इस बात को और क्लैरिफाई करने के लिए कि किस बात के लिए आप ये हुर्रा की फीलिंग ला रहे हो। ये चीज, तो ये बात होगी। तो अब ध्यान दो, जैसे आपने बोला हुर्रा, तो आप बहुत खुश हो, इसका अब उसके बाद एक सेंटेंस आपने बोला कि इंडिया हैज वॉन द मैच, भारत ने मैच को जीत लिया। जीतने उतने की बात होती है सर, खुशी की बात। हाँ, खुशी की बात। तो ये चीज हो गई है। आप ये भी कह सकते हो हुर्रा, आई हैव, क्या है, क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, ठीक है, या तो ये भी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यानी इसके बाद जब भी ये वर्ड्स आएंगे
ठीक है। इनके बाद क्या होगा जी, इनके बाद एक सेंटेंस आएगा और सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आएगा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी ये जो वर्ड आएंगे इनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा और इसके बाद एक सेंटेंस आएगा, फिर फुल स्टॉप होगा, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन वर्ड का यूज ही मत करिए और इनकी बजाय क्वेश्चन वर्ड का यूज करिए, इनका यूज न करिए, इनकी बजाय क्या करो जी, क्वेश्चन वर्ड का यूज करो। अब कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड यूज हो सकते हैं तो बताइए जी, व्हाट, और क्या यूज हो सकता है, ठीक है, हाउ यूज हो सकता है, और क्या यूज हो सकता है, सो यूज हो सकता है, और तीसरा सच यूज हो सकता है। ये 4 वर्ड हैं जिनका आप इस्तेमाल करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हमने ये बोला कि व्हाट टेस्टी फूड, आप मैंने क्या बोला, व्हाट अ टेस्टी फूड। तो ऐसे सेंटेंस में ग्रामर का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। आपने क्या बोला, व्हाट अ टेस्टी फूड, यहाँ पे कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे आप बोल दोगे व्हाट, ठीक है, और फिर उसके बाद आप सीधे एडजेक्टिव का यूज करिए और फिर नाउन का यूज कर लीजिए। देखिए व्हाट हो गया क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद एडजेक्टिव हो गया टेस्टी, और फिर उसके बाद नाउन हो गया, तो ये हो गया, और इस पूरे सेंटेंस के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आप और भी तरह तरह से बोल सकते हैं, हाउ इंटेलिजेंट बॉयस, आपने ऐसे बोल दिया हाउ इंटेलिजेंट बॉयस, ठीक है, तो आपने ग्रामर का ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप कभी कभी एक ग्रामर वाले में ऐसे सेंटेंस बोला जाता है जो थोड़ा सा ज्यादा कल्चर्ड होते हैं, वो ऐसे बोलेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, व्हाट अ स्पीच ही डिलीवर्ड। मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया स्पीच है, तो उसने क्या बोला, व्हाट अ स्पीच ही डिलीवर्ड, कितना अच्छा स्पीच उन्होंने डिलीवर किया, कितना अच्छा स्पीच दिया, तो ये भी हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहे हैं। अब हाउ वाला देख लें, तो आप सिर्फ नहीं बोलते हाउ ब्यूटीफुल, सिर्फ आपने इतना बोल दिया, इतना प्यार, है? तो ये हो गया। और राजा हिंदुस्तानी का गाना है ना सभी को, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया है, तो हाउ ब्यूटीफुल, तो ये सिर्फ इतना ही। हाउ नाइस, आप बोलते हैं हाउ नाइस, ये भी हो गया, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। हाँ, तो ये आश्चर्य प्रकट, हाउ वाला प्रयोग ज्यादातर आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है, सरप्राइज शो करने के लिए, ठीक है। अब इसी को आप सेंटेंस में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, हाउ नाइस द ड्रेस इज, हाउ नाइस द ड्रेस इज, अगर आप इसको पूरा पूरा करें, हाउ नाइस द ड्रेस इज, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, ऐसे करके हो गया। फिर उसके बाद ध्यान दो सो वाला, तो सो वाले केस में सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडजेक्टिव, बताइए जी, कहते हैं सो स्वीट, क्या बोलते हैं, सो नाइस ऑफ यू, ऐसे बोलते हैं ना, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है, सो स्वीट। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन मिलते हैं, ये क्या होते हैं जी, ये भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाते हैं, ठीक है। और सच वाला, सच वाला कोई यूज कर सकता है सच का, Such a beautiful soul. यस, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, सच अ ब्यूटीफुल क्लास, सच अ वंडरफुल क्लास, कुछ भी बोलिए आप, हम देखो अपनी तारीफ मार रहे हैं इसी के साथ, सच अ वंडरफुल क्लास, Such an interesting class. सच अ नाइस मैन, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है मेरे ख्याल से, एक्सक्लेमेटरी के सारे प्रकार आप समझ गए ना, कैसे कैसे सेंटेंस बोलने हैं, स्पीकिंग में भी यूज होगा और ऐसे आपको सेंटेंस दिख भी जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा काम क्या होगा, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी हमको जानना, अभी अगर हमने इतना अच्छा सब देख लिया ना, अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। क्लियर है सभी को 100%? Yes, sir. अच्छा, यस सर। और एक बात अपने दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये छोटी बात है लेकिन मोटी बात अभी बता दे रहा हूं, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हो, तो उस सेंटेंस में आप जो उसकी फीलिंग होती है वो शुरू में वर्ब के माध्यम से आप बता देते हो, तो जब फीलिंग आपने शुरू में बता दिया, तो उसके बाद जब कंजंक्शन के बाद इस सेंटेंस को ले जाते हो तो एकदम सिंपल हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन वाला हो। इसी प्रकार से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में करते हो, तो वहां भी सेम वही होता है कि आप शुरुआत में ही आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड ऑफ, आपने शुरू में कर दिया, यानी जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसी से आपने बता दिया कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है
इंट्रोगेटिव है। तो जब आपने शुरू में बता दिया तो अब आपको बाद में कुछ नहीं करना है, अब ये सेंटेंस सिंपल हो जाएगा और आप कंजंक्शन का प्रयोग करने के बाद सीधे सीधे उस सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न में सेट कर दोगे। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? तो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इज इट क्लियर? अभी इसको एग्जाम्पल देके नहीं बताऊंगा, बस आपको समझा दे रहा हूँ एक छोटी सी बात। बताओ जी, ये बात आपने सभी ने ध्यान दिया कि नहीं? बोलो। यस सर, ये नरेशन में क्लियर है सर। नरेशन में ये चीज जब आप जाओगे तो इसको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। बस अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चाहे जैसा अभी सेंटेंस आपको दिख रहा हो, अजीब सा स्ट्रक्चर, चाहे आपको इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, लेकिन जब उसको आप नरेशन में ले जाओगे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो वो सारे चीजें चेंज होके केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न में जाके आती है कंजंक्शन के बाद। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट के रूप में भी अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर लोगे। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, इस क्लास को आप अब तक सारे एग्जाम के लिए जो भविष्य में होने वाले हैं उन सब के लिए रामबाण समझिए। चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दो, चाहे पीजीटी का एग्जाम दो, चाहे एलटी का एग्जाम दो, चाहे जूनियर का बहुत जल्दी है, तो ये जितने भी एग्जाम दोगे ना, अब उसके लिए ऐसा नहीं कि ये वाली क्लास होगी तो ये केवल एलटी के लिए चल रही है, कल पीजीटी के लिए दूसरा ग्रामर चलेगा, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट चल रहा है, यानी हर चीज को हम शामिल करते हुए चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में टीजीटी पीजीटी के टाइप के भी क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा कि पिछले एग्जाम जो हुए थे, इस बार तो इन्होंने स्टेटमेंट टाइप के ग्रामर से क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन जो पिछला वाला एग्जाम हुआ था 2016 वाला, उसमें सारे क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप पूछे गए थे। तो क्या होगा कि ये जो चीजें हम बता रहे हैं, ये इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि इसको स्टेटमेंट के रूप में ध्यान रखना है कि कल अगर यही चीज जो मैंने बात बताई यही स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। इसीलिए मैं बीच बीच में सारी चीजें कनेक्ट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल निश्चित रूप से वहां पे अच्छा करें। अब सबसे लास्ट सेंटेंस आज ही कंप्लीट कर देते हैं ताकि सेंटेंस वाला पोर्शन आ जाए। आप सर एक रिक्वेस्ट थी। बोलिए। सर जैसे पीजीटी के पेपर में ये देखा गया था, राउंड वाला वर्ड बहुत ज्यादा पूछा था अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में। तो सर वैसे मतलब पार्ट्स को क्या बोलते हैं, वो किस रेंज में पड़ जाते हैं उसको समझ? जैसे कहीं वो एडवर्ब का काम करता है, कहीं नाउन का काम कर रहा था, वो जैसे वो किस सेक्शन में आता है? कोई एग्जांपल बताइए, क्या बोल रही हैं आप? कोई एक एग्जांपल बताइए। जैसे सर वो था ना राउंड ऑफ अपलॉज, तो द ऑडियंस केयर विद द राउंड ऑफ अपलॉज, तो वहाँ राउंड की तरह क्या है? बता रहा हूँ। वो जाएगा आपका, देखो वो ऑपरेटिव और एक्सक्लामेटरी, इन्हीं दोनों में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, एक अगला बता रहा हूँ ऑपरेटिव। ठीक है, ऑपरेटिव में क्या होता है कि ऑपरेटिव आप ये कह लीजिए कि जो एक्सक्लामेटरी, जितने भी इस समय ग्रामर की बुक्स हैं कहीं पे ऑपरेटिव नहीं दिया जाता है, केवल हम इंडिया में ऑपरेटिव का यूज करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय भी इस बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सक्लामेटरी है आप कह सकते हैं कि उसी का विस्तार है, क्योंकि यहाँ पे जो पहचान है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन वो भी यहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पे ये एज अ रूल जरूरी नहीं कि आप एक्सक्लामेशन मार्क ही लगाओगे, आप फुल स्टॉप भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस ऑपरेटिव वाले आपके होते हैं वो अक्सर मे से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं जी? मे से। और कई बार मे वहां पे हिडन भी होता है। जैसे आपने बोला, किसी ने बोला गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे मे हिडन है, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन होती है, तो मे हिडन रहता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप उसे ऑपरेटिव में रखेंगे, और ऑपरेटिव में 2-3 चीजें बस ध्यान देना होता है। आप क्या करते हैं? विश करते हैं किसी के लिए शुभकामना की बात करते हैं। और क्या करते हैं जी? किसी के लिए और क्या कर सकते हैं? आप प्रे कर सकते हैं। और यहाँ कर्ज भी कर सकते हैं, किसी को कर्ज कर सकते हैं। ये 3 चीजें होती हैं। तो विश का मतलब केवल उसके भले के लिए तो आप बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं चिरंजीवी भव। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, चिरंजीवी भव। हाँ, आप 100 साल तक जियो, ऐसे ये जो सेंटेंस आप बोलते हैं ये सारी, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, ये जितनी भी चीजें बोलते हैं सब आप टेटू में आप ले सकते हैं। क्योंकि किसी के लिए आप क्या कर रहे हो? विश कर रहे हो। किसी के लिए आप ब्लेसिंग यदि किसी को दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वो इसमें आएगा। प्रे कब हो जाएगा? जब वहां पे आप गॉड को इन्वॉल्व कर दीजिए। जैसे आपने बोला गॉड ब्लेस यू, तो ये प्रे वाली कंडीशन में आ गई। ठीक है, बस
नॉर्मली विसी सारी चीजें होती हैं। कर्स में क्या होता है कि आप उसके लिए बुरा भला कहो, जैसे आपने कहा कि गो टू हेल। अक्सर क्या होता है, मे को हम साइलेंट करके ही यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मे यू गो टू हेल, मतलब मे यहाँ पे छिपा रहता है। तो ये चीज है, तो ये सारे आपके कर्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और मुझे बताना था, यस, कि जैसे किसी का अभिवादन करते हो आप, अभिवादन जिसे हिंदी में बोलते हो, मैं इसलिए ये वर्ड लिख रहा हूँ, अभिवादन को भी विश वाले में ही रखते हैं, इसका हिंदी विश ही होता है। जैसे आपने किसी को बोला गुड मॉर्निंग, तो ये भी किस में जाएगा जी, ऑप्टेटिव में ही जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय, ये सारी चीजें किस में जाएंगी, ऑप्टेटिव में जाएंगी। तो बस इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, और यही सारी चीजें जो है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करोगे तो वहां पे ये आती है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टेंस की यदि आप बात करते हो, टेंस, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मेरे को बताओ कि टेंस जो यूज करते हैं वो किन किन प्रकार के सेंटेंसेस का टेंस में इस्तेमाल होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कैन एनीवन टेल? आपने 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े ना, असर्टिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, मुख्य रूप से 4 आपने पढ़ा, मान लो हमने 5 पढ़ा, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद इंपरेटिव, और क्या पढ़ा आपने, एक्सक्लेमेटरी, और क्या पढ़ा आपने, ये होगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी को आप अगर कहीं अलग करने को न बोला जाए तो आप हमेशा इसे एक्सक्लेमेटरी में ही रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी का एक्सटेंशन है, इसीलिए इसको अलग करके बता दिया जाता है। तो आप कभी भी आपको इस तरह से सरप्राइज या कुछ अलग प्रकार की बातें आए हैं, तो आप उसको जो है एक्सक्लेमेटरी में रख सकते हैं। जैसे अभी आप राउंड अप्लाज वगैरह ये बोलते हैं ना, मतलब कोई एंकरिंग वगैरह कर रहा है, वो सब एक्सक्लेमेटरी में ही आता है। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ इसमें कौन सा सेंटेंसेज ऐसे हैं जिनको टेंस में आप यूज करते हो, तो जल्दी से बताइए। देखो आप लोग है बहुत छोटी चीज, बताइए मनी जी बताइए। सर असर्टिव, इंट्रोगेटिव। हाँ बहुत सही, सिर्फ ये 2 सेंटेंस ही आपके जो है टेंस में यूज होते हैं, इन्हीं के टेंस आप बनाते हो, बाकी ये सब एक फिक्स स्ट्रक्चर रखते हैं, इनको आप टेंस में नहीं घुमाते हो, ठीक है, ये फिक्स स्ट्रक्चर वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखना अच्छी तरह से, सिर्फ 2 सेंटेंस का ही टेंस के रूप में यूज होता है, वो है असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, और इनके भी 2 अगर अलग अलग प्रकार कर लो तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, और इनके यस नो टाइप और WS टाइप, ठीक है। तो टोटल अगर आप ध्यान दो तो 4 प्रकार के सेंटेंसेज हैं ये वाले, अगर सब डिवीजन भी कर लो तो इन्हीं चारों का आप किसी भी टेंस जब बनाते हो तो वो इन्हीं 4 सेंटेंसेज में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर आपसे मैं पूछूं कि एक टेंस को कितने सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो मुख्य रूप से आप सेंटेंस के हिसाब से, तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर आप सेंटेंस में डिवाइड करोगे तो 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनेंगे। इसी प्रकार से जितने भी 12 टेंसेज हैं, तो अगर उनके 4 कर लो तो 48 सेंटेंस आप तुरंत बना सकते हो। किसी भी एक सेंटेंस को आप 48 प्रकार के तरीके से टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां आपसे करवाऊंगा भी। इसी प्रकार से एक्टिव पैसिव वाइज में करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस उनका पैसिव नहीं बनता है, तो इस तरह उतने कम हो जाएंगे। तो लगभग 4 इसमें से कम हो जाते हैं, 8 ही जो टेंस है उन्हीं का फिर पैसिव वाइज बनता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 हो गए, और एक आपका जो है फ्यूचर कौन सा जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसका नहीं बनता है। तो बस आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, उम्मीद है कि आप सभी को आनंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, और फिर आगे देखते हैं, ठीक है सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल। किसी को कुछ